नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। लोकसभा चुनाव होने को हैं तो दल बदल की खबरें भी खूब आने लगी हैं। ऐसे में सभी दलों के घाट का पानी पी चुके उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी एकाएक सुर्खियों में लौट आए हैं। नहीं, हरक सिंह रावत ने इस बार कोई नया कारनामा नहीं किया है, बल्कि ये मामला तो उनकी पिछली पार्टी की पिछली सरकार में वन मंत्री वाले कार्यकाल से जुड़ा है। मामला भी ऐसा कि देश की सर्वोच्च अदालत को कहना पड़ रहा है कि राजनेताओं और नौकरशाहों ने लोगों के भरोसे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये बहुचर्चित मामला कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच अब सीबीआई और ईडी कर रही है। इस मामले में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने की बंदरबांट हुई, इन बारीकियों को फिलहाल जांच एजेंसियों के हवाले छोड़कर यहां हम हरक सिंह रावत के सियासी सफर के पन्नों को थोड़ा पलट लेते हैं, जिससे पता चलता है कि सारी कमियां हमारे जनप्रतिनिधियों में ही नहीं हैं। बतौर मतदाता अपनी भूमिका निभाने में हम भी बार बार फेल होते रहे हैं। तो साल 1991 में पौड़ी से यूपी विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद हरक सिंह दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड की राजनीति के अहम किरदार बने रहे। उनकी कार्यशैली और उनसे जुड़े विवादों में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो पब्लिक की नजरों से बचा हुआ हो। उनके बारे में सबको सब कुछ पता है, लेकिन वो फिर भी राज्य गठन के बाद हर सरकार में प्रभावशाली बने रहे, बल्कि सरकारों को अपनी शर्तों पर चलाते भी रहे हैं। तमाम ग्रे शेड्स के बावजूद उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि वो सारी बातों को डंके की चोट पर स्वीकार करते हैं। औरों की तरह धर्म, संस्कृति, देवभूमि, केदारखंड, मानसखंड, भारत का भाल, कोदा झंगोरा की घिचपिच बातों की आड़ में पर्देदारी उन्होंने सीखी ही नहीं। लेकिन यह भी सच है कि अगर जनादेश ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण है, तो उत्तराखंड में हरक सिंह रावत से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं। एक ऐसे राज्य में जहां बीते 3 चुनावों से सिटिंग मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार रहा हो, वहीं हरक सिंह रावत बीते 3 दशक में पौड़ी, लैंसडौन, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार से विधायक बन चुके हैं। वो राज्य गठन के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। जाहिर है उन्हें जन स्वीकार्यता तो हासिल रही ही है। ये जन स्वीकार्यता ही उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार दल बदलने का हौसला देती है। इस कारण भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दल उनके लिए रेड कारपेट बिछाने और उनकी कार्यशैली को लेकर आंखें बंद करने तक को तैयार रहते हैं। अचरज नहीं कि मार्च 2017 से 2021 दिसंबर तक भाजपा सरकार में मंत्री रहने के बावजूद हरक सिंह अपनी ही सरकार की नाक में दम किए रहे। इतनी हिम्मत आज की मोदी अमित शाह वाली भाजपा में और किस नेता में है? बहरहाल, अपनी आदत के अनुसार 2021 में हरक सिंह के सियासी कदम एक बार फिर से बहक गए और वे चाहे अनचाहे हालात में भाजपा से बाहर होकर कांग्रेस के पाले में चले गए। यहीं से उनके वर्तमान खराब दिनों की भी शुरुआत होती है। एक तो वो बीते 2 दशक में पहली बार किसी पद पर नहीं है, ऊपर से वॉशिंग मशीन से बाहर होते ही जांच एजेंसियों ने टाइगर रिजर्व मामले में उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। इससे यह भी समझ आता है कि भाजपा नाम की वॉशिंग मशीन से जो सफेदी की चमकार मिलती है, वो तभी तक बरकरार रहती है जब तक इंसान भाजपा में बना रहे। भाजपा से बागी होना यानी दागी होना। इसलिए ये सवाल अब स्वाभाविक ही उठ रहे हैं कि अगर हरक सिंह भाजपा न छोड़ते तो क्या तब भी उनकी जांच होती? आखिर ये मामला तो पिछली जीरो टॉलरेंस वाली भाजपा सरकार के ही दौरान का है। अब हरक सिंह जांच एजेंसी के घेरे में है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसा लगता है कि हरक सिंह पहली बार किसी पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय सरकारों या जांच एजेंसियों को नहीं, बल्कि समय चक्र को ही जाता है। न हरक सिंह भाजपा छोड़ते, न उन्हें ये दिन देखने पड़ते। एक तरह से देखें तो यही पोएटिक जस्टिस है। वैसे समय के चक्रव्यूह में फंसने के बावजूद हरक सिंह को चुका हुआ मानना अभी ठीक नहीं होगा। वो इन दिनों अपने रणकौशल से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। उनकी करीबी लक्ष्मी राणा के कांग्रेस से इस्तीफे को चक्रव्यूह भेदने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हरक सिंह पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इस घटनाक्रम को सियासी जानकार बाईपास वॉशिंग प्रोसेस के रूप में भी देख रहे हैं। बहुत संभव है कि हरक सिंह लोकसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे के साथ कांग्रेस की डूबती नैया में एक और छेद कर बाहर निकल आए। पिछली बार गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी इसकी शुरुआत कर ही चुके हैं। वैसे भी हरक और फरक सिर्फ एक जैसे साउंड ही नहीं करते, बल्कि हरक पहले भी कई बार फरक चुके हैं। वैसे उत्तराखंड की सियासत में कई और मिनी हरक भी हैं जो जब और जहां मौका मिलता है हरक पद पर बढ़ चलते हैं। अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ही मामला लीजिए। देहरादून के एडवोकेट विकेश नेगी ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बताया है कि गणेश जोशी की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ी है।
इस दौरान उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्रॉपर्टी दान कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने कोविड काल के दौरान भी जमकर प्रॉपर्टी का सौदा किया। एडवोकेट नेगी इससे पहले गणेश जोशी के पड़ोसी और भाजपा में कई दशकों से सहयोगी रहे देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा की संपत्ति को लेकर भी ऐसे ही खुलासे कर चुके हैं। उन्होंने इन दोनों के मामलों को विजिलेंस के पास जांच की गुजारिश के साथ भेजा है। लेकिन आप लोग दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर आपदा बनकर बरसने वाली हमारी ये जांच एजेंसियां सत्ता पक्ष के इन नेताओं का कुछ भी कर पाएंगी? इसलिए यहां भी जांच एजेंसी से ज्यादा भरोसा हमें पोएटिक जस्टिस पर ही करना होगा। इधर सल्ट के विधायक महेश जीना भी बीते हफ्ते सुर्खियों में रहे। पिछले मंगलवार को वे देहरादून नगर निगम में पहुंचकर एक युवा आईएएस अधिकारी को धमकाते हुए नजर आए। मामला सहजधारा रोड पर नगर निगम की पुरानी डंपिंग साइट को साफ करने के लिए जो टेंडर जारी हुए हैं उन्हीं से जुड़ा बताया जा रहा है। अब सल्ट के लोग ही बता सकते हैं कि माननीय विधायक जी भू कानून, मूल निवास, गुलदार का आतंक, पलायन, बंजर खेत, प्रसव के दौरान दम तोड़ती महिला जैसे मुद्दों पर भी क्या इतने ही मुखर रहते हैं जितना कि ठेके हथियाने को लेकर वो नजर आ रहे हैं। वैसे इस बार सामना आईएएस बिरादरी से था, तो इस मामले में माननीय विधायक जी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन मुकदमे से क्या होता है? यूं तो पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी जांच अपने हाथ में ली है, जिसमें आज तक वीआईपी कौन है इसका पता भी नहीं चल पाया। अंकिता के परिजन एक बार पहले भी वीआईपी के नाम का जिक्र कर चुके हैं और इन दिनों भी वो श्रीनगर में वीआईपी का नाम जानने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इस बीच इस मामले में एक मोड़ और आया। इस प्रकरण को जोर शोर से उठा रहे स्वतंत्र पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आशुतोष की प्रत्यक्ष गिरफ्तारी SC/ST एक्ट को लेकर दर्ज एक मुकदमे के चलते हुई है, लेकिन आशुतोष का आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी असल में अंकिता की आवाज उठाने के चलते हुई। वहीं पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाली विधायक जी लगातार नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में शोभा बढ़ा रही हैं। बीते गुरुवार को सरकार ने देहरादून में भी ऐसी ही नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया। चुनाव से पहले सरकारी खर्च पर सभी जिलों में किए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर आरोप लग रहे हैं कि इसमें विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से छोटी मोटी आजीविका कमा रही महिलाओं को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। जहां रेड कारपेट पर कन्या पूजन, सिलबट्टे पर लूण पीसने, ओखली में धान कूटने और जंदरी चलाने जैसे फोटोशूट हो रहे हैं, इस भरोसे के साथ कि उत्तराखंड की जनता इस फोटोशूट को ही वास्तविकता मान लेगी। लेकिन इस फोटोशूट्स के विपरीत उत्तराखंड की नारी शक्ति लगातार सड़कों पर निकल रही है। बीते दिनों ही श्रीनगर में भू कानून, मूल निवास की मांग पर आयोजित महारैली में महिलाओं की सर्वाधिक भूमिका रही। कहने के लिए ये रैली मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की ओर से बुलाई गई थी, लेकिन इसमें मूल निवास भू कानून के साथ ही उत्तराखंड को अंदर से ताप देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती लीक, पलायन, बच्चों को आंगन से उठाकर ले जाते गुलदार का खौफ जैसे तमाम मुद्दों की प्रतिध्वनि सुनाई दी। यदि बारीकी से देखा जाए तो साफ नजर आता है कि बीते कुछ समय से उत्तराखंड में अंदर ही अंदर एक उबाल है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि चहुं ओर विकास, धर्म और संस्कृति के जयकारे और पंचर वाले को टाइट करने के इशारों के बावजूद बहुत कुछ ऐसा है जिसे महिलाओं और युवाओं की आंखें साफ साफ पहचान और पढ़ रही हैं। इस रविवार को जब उत्तराखंड के सवालों को लेकर श्रीनगर में महारैली का आयोजन किया जा रहा था, इसी दौरान बर्मी कॉल ने अपने YouTube चैनल पर एक चकुली गीत भी जारी किया। अपने गांव से रोजगार की तलाश में शहर को निकली एक बेटी के साथ पेश आई दरिंदगी के बहाने राज्य के वर्तमान हालात को बर्मी कॉल ने इस गीत के माध्यम से बयां किया है। लोग इस गीत को अंकिता भंडारी की कहानी बता रहे हैं। बर्मी कॉल इससे पहले भू कानून के लिए भू बुग्याल जैसा प्रेरणादायी गीत भी लिख चुके हैं, जिसे पांडवाज ने म्यूजिक दिया था। इस गीत को लिखने वाले संदीप ढोंडियाल बधाई के पात्र हैं। फुरकी बांध या गुलाबी शरारा जैसे गीत भले ही लोक गीत के नाम पर खूब बजाए जाते हों, लेकिन अपने लोक को बचाने के लिए बर्मी कॉल जैसा कंटेंट ही रचना होता है। हम उम्मीद करते हैं कि बर्मी कॉल इस मामले में नरेंद्र सिंह नेगी और गिरीश तिवारी गिरदा का अनुसरण करेंगे। आपको बता दें कि बर्मी कॉल का मतलब यहाँ ब्रह्म कमल से है, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प भी है। इधर बीते कुछ दिन से अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल में चल रहा सियासी ड्रामे का फोकस अब उत्तराखंड की तरफ हो गया है। कांग्रेस के बागी विधायक 10 दिन तक पंचकुला के रिजॉर्ट में बगावत का 5 स्टार मजा लेने के बाद अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इन विधायकों को ऋषिकेश से आगे एक आलीशान होटल में टिकाया गया है। वैसे इस घटनाक्रम के तार पहले ही दिन से उत्तराखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। हिमाचल कांग्रेस के विधायकों को बगावत के लिए उकसाने के आरोप वहां के कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा पर लग रहे हैं। चैतन्य शर्मा गगरेट विधानसभा से पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही उनके नाम पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार को संकट में डालने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है।
लेकिन यहाँ चैतन्य से ज्यादा उनके पिता राकेश शर्मा की चर्चा है। राकेश शर्मा उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। जी हाँ, वही राकेश शर्मा जिन्हें हरीश रावत ने मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद पहले तो 3 महीने का सेवा विस्तार दिया और इसके बाद कार्मिक नियमावली के विपरीत जाते हुए विशेष मुख्य सचिव बनाकर अपने शासन प्रशासन की जागीर सौंपने का काम किया। लेकिन शर्मा जी तो शर्मा जी ठहरे। हरीश रावत की सरकार 2016 में जैसे ही संकट में आई तो राकेश शर्मा पर भी झट से पाला बदलते हुए इस बगावत को फैसिलिटेट करने के आरोप लगने लगे। तब उनकी 2017 में यूएस नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं थी, लेकिन पहले से ही लुटे पिटे उत्तराखंड के सौभाग्य से ऐसा हो नहीं सका। इसलिए राकेश शर्मा ने उत्तराखंड से विदा लेते हुए हिमाचल में अपने बेटे चैतन्य की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की। और जैसा कि हमेशा होता है, कांग्रेस एक बार फिर से पुराने तजुर्बे पर पर्दा डालते हुए शर्मा जी के बेटे के लिए लॉन्चिंग पैड बनने को तैयार हो गई। बहरहाल ताजा अपडेट ये है कि हिमाचल में एक अन्य कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत पर शनिवार को राकेश शर्मा के खिलाफ शिमला में विधायकों को लालच देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर उत्तराखंड के पावर कॉरिडोर में राकेश शर्मा के दबदबे की चर्चाएं आज तक हैं। साफ है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतराज हिमालय ऐसे ही शर्मा एंड सन्स से जूझ रहा है। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। उन तमाम दर्शकों को विशेष शुक्रिया जो हमें थैंक्स का बटन दबाकर या हमारे चैनल के मेंबर बनकर बारामासा को समर्थन दे रहे हैं। आपका ये समर्थन और सहयोग ही हमारी ताकत है। बारामासा की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी समर्थकों का एक बार फिर से आभार। हम तक कोई भी सुझाव या सूचना अगर आप पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी के जरिए आप पहुंचा सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए समनिया पैलाग, नमस्कार।